तो ये आप बताइएगा सर कि हमारे पास जो कम्युनिटीज़ हैं, क्या हम लोग कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, जो विद इन द कम्युनिटी हो और जिससे हम लोग एटलीस्ट एजुकेशन या कोई इंटरवेंशन करके हम लोग जो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी लेवल पे भी हो, उसको इम्प्रूव कर सकें। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, एंड वी डू हैव क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल्स ग्लोबली जहाँ पे कंट्रीज ने किया और बहुत सक्सेसफुली इसको किया। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी लेवल पे हमारे कोई इनिशिएटिव्स नहीं है, देयर हैव बीन अ फ्यू, और कुछ कुछ हमें सक्सेस भी मिली है। अनफॉर्चुनेटली वो इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते, वो जनरली डोनर फंडेड होते हैं। सो उसमें होता ये है कि एज लॉन्ग एज द डोनर इज देयर, वो फंड कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे आपको बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट एज सुन एज द डोनर रैप्स अप द इनिशिएटिव और द प्रोग्राम, देन द फंडिंग गोज अवे, एंड उसके साथ साथ फिर वो जो सारा आपकी एफर्ट्स होती हैं, वो सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्व्स, वी नीड टू एम्पावर आवर कम्युनिटीज एज वेल। इसमें एक हम कॉन्सेप्ट पब्लिक हेल्थ में यूज करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का, जिसमें हम इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना देते हैं कम्युनिटीज को, बाय एजुकेटिंग देम, बाय एम्पावरिंग देम, बाय एनेबलिंग देम, बाय गिविंग देम अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। फिर इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस वक्त करने की जरूरत है, वो है कि वी नीड टू प्रमोट आवर लोकल प्रोड्यूस। हमें अपना लोकली ग्रोन फूड, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, इनको हमें प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखें, लोकल फार्मर बेचारे के पास कोई बजट नहीं है, आपको कभी भी कोई बिल बोर्ड्स, कभी भी कोई टेलीविजन पे कमर्शियल्स किसी फ्रेश फ्रूट के, किसी वेजिटेबल के, किसी क्रॉप के कभी नजर नहीं आएंगे। वाई? क्योंकि लोकल फार्मर के पास तो ऐसा कोई बजट नहीं है ये चीजों को मार्केट करने का। मार्केटिंग और कमर्शियल्स आपको हमेशा जंक फूड्स के और प्रोसेस्ड फूड्स के और फास्ट फूड आउटलेट्स के आपको फ्लडेड नजर आएंगे। तो अभी अभी पूरी दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, सस्टेनेबल डाइट्स का कॉन्सेप्ट आप, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डाइट्स ग्लोबली, जहां पे जिसका मतलब ये है कि हम प्राइमरीली प्लांट बेस्ड फूड्स को प्रमोट करें, एनिमल बेस्ड फूड भी जरूर लें, बट keeping in view our environment, the health of the planet overall as well, because animal based food को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। प्लांट बेस्ड फूड जल्दी ग्रो हो जाता है, आसानी से ग्रो होता है, कम फूड में हम ज्यादा लोगों को फीड कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो इस कॉन्सेप्ट की और भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। फूड इनसिक्योरिटी से मुरादे होती है कि जब हमारे पास खाने को, अगर बहुत सिंपली मैं कहूँ, जब हमारे पास खाने को इनफ नहीं होता और हम श्योर नहीं होते कि हमें नेक्स्ट टाइम का मील मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारे पास तकरीबन कोई 35 to 40% हाउस होल्ड पाकिस्तान में फूड इनसिक्योर हैं, विच इज समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। जब देखिए फूड इनसिक्योरिटी है, तो फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज और न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर हम इनकी बात तो कर ही नहीं सकते ना। आपका तो खाना ही पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें फिर क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड और ये लेना है और ये नहीं लेना, चॉइस तो आपके पास से फिर निकल गई ना। फिर तो आपने सिर्फ अपनी, टू पुट इट वेरी सिंपली, रोटी पूरी करनी है, जो मिल रहा है बस आप वो खा रहे हैं। तो ये वो वाले इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम डेफिनेटली कम्युनिटी में लेके आ सकते हैं। फिर इसी तरह फूड वेस्टेज है। आप देखिए हमारे जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे टन्स, थाउजेंड्स ऑफ टन्स का फूड एनुअल बेसिस पे हमारा वेस्ट होता है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम फूड वेस्टेज पे ही बहुत बेहतर काम करना शुरू कर दें, तो हमारा ये जो फूड इनसिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक रिजॉल्व हो सकता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी क्लास में बताता होता हूँ कि आप सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे अपने घर का फूड वेस्टेज कैलकुलेट अगर करें कि कितनी रोटी या कितना सालन या कितनी कोई और चीज आपकी वेस्टेज में जा रही है, तो आपको खुद से पता चल जाएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करें विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एक किसी भी बड़े शहर में, तो आपको खुद उसका अंदाजा हो जाएगा कि हाउ बिग, हाउ मैसिव दिस प्रॉब्लम। राइट, राइट। अच्छा,
ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर आप के पास खाने को नहीं है तो फिर ये बाकी सब चीजें तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, अगर आपके पास, आप वी स्पीक अबाउट अर्बन एरियाज, इवन रूरल के अंदर भी, सब अर्बन एरियाज के अंदर भी हमारे पास हम देखते हैं कि जब फूड लेबलिंग है वो इतनी ठीक नहीं है। तो अगर कोई रेगुलेशन आता है या रेगुलेशन आनी चाहिए कि जो फूड लेबलिंग है उसको बेहतर करे, किसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं क्या और किस किस्म के हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होगा बिल्कुल सही। पेशेंट्स में या आम लोगों में, कम्युनिटी पे, जब वो इस चीज को देखते हैं, और ये प्रोमिनेंट कहीं नजर आना चाहिए। अभी भी हमें बिल्कुल पता है कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसी ऐसे एरियाज है फूड के, जो 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 कैटेगरीज हैं उसमें लेबल्स मौजूद होते हैं, लेकिन हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, और जो ज्यादातर के अंदर वो चीज नहीं होती। तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल सही। और देखिए, अगर हम उस एजुकेटेड कोहॉर्ट की बात करें जो जो हमने कहा 60% के करीब हमारा लिटरेसी रेट है, तो कम से कम एटलीस्ट उस पॉपुलेशन ग्रुप के लिए ये फूड लेबलिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर हम फूड लेबलिंग की बेहतर रेगुलेशन करें, हम ये इंश्योर करें कि फूड इंडस्ट्रीज प्रॉपरली फूड्स को लेबल कर रही हैं, नॉट ओनली फूड इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपको प्रोसेस्ड फूड में तो लेबल फिर भी नजर आता है, बट व्हाट अबाउट ऑल द रेस्टोरेंट्स, ऑल द बेकरीज, ऑल द फास्ट फूड आउटलेट्स, जहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई लेबल नजर नहीं आता। सो मेरा ये ख्याल है कि, और ना सिर्फ मेरा ख्याल है बल्कि हमें इंटरनेशनल एविडेंस मिलती है इन चीज़ों की। सिंगापुर फॉर एग्जांपल इज वन कंट्री जहां पे आपके लिए मैंडेटरी है कि फास्ट फूड आउटलेट्स और तमाम रेस्टोरेंट्स ने अपने तमाम प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली लेबल करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एक 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 मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक 18-20 साल का बच्चा एक फास्ट फूड आउटलेट पे जा रहा है और वो एक डबल बीफ पैटी बर्गर ऑर्डर कर रहा है अलोंग विद एन अपसाइज्ड फिजी ड्रिंक, और उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि 800 कैलोरीज इन टोटल, फॉर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, एंड सो मेनी सैचुरेटेड फैट्स एंड सो मच ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो यकीनन वो एक से दो मर्तबा जरूर सोचेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू कंज्यूम, या मैं क्या करने अपने साथ जा रहा हूँ। तो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम फूड लेबलिंग को डिकोड करना भी सिखाएं लोगों को। हम बाकायदा, मैं इस पे कई बार वर्कशॉप्स करा चुका हूं, हाउ टू डिकोड अ फूड लेबल। मैं आपको एक क्विक सी छोटी सी एग्जांपल जल्दी से दे देता हूं सो दैट हमारी ऑडियंस के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो कि कितना कितना आसानी से समटाइम्स वी गेट फूल्ड। अब जब आप एक एक प्रोडक्ट आपने ग्रोसरी स्टोर से उठाई, और इफ यू आर स्लाइटली कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, आप एजुकेटेड हैं, आपको आप बहुत ध्यान से अपनी फूड्स को परचेज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यू आर रियली कॉशियस अबाउट ट्रांस फैट्स, तो आप अपने लेबल को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा उसमें कोई ट्रांस फैट्स मेंशन तो नहीं है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि जी अच्छा, लेबल में तो कहीं भी ट्रांस फैट्स मेंशन नहीं है, सो आई कैन डेफिनेटली हैव। बट नॉट नोइंग that generally most of the food industries what they do is कि वो trans fats, because it's a more common term, एक पढ़े लिखे बंदे को जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है उसको ट्रांस फैट्स की टर्म पता है, उसको पता है कि ये बहुत खराब किस्म के फैट्स हैं जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो उसको जनरली क्या करते हैं, वो उसको पार्शली हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड की टर्म ऐड कर देते हैं लेबल पे। अब हम ये खुश हो जाते हैं कि ओके, मेरी प्रोडक्ट में ट्रांस फैट्स मौजूद नहीं है, वो लीगली सेफ हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने लेबल पे पार्शली हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड ऐड कर दिया है वहां पे। तो इन इन फूड लेबल्स को कैसे डीकोड करना है, दैट्स आल्सो अ स्किल which needs to be taught। so वो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप अपने करिकुलम में ये चीजों को नहीं ऐड करेंगे, तब तक वो लॉन्ग टर्म चेंज आपको मिलेगा नहीं। एब्सोल्युटली, आई मीन ये जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, दे हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले। इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, इसकी दो साइड्स हैं। एक तो जो आपने जितनी सारी बातें की, इंटरवेंशन की और प्रोग्राम्स की, और आपने जितना बताया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, सो इस सब के तो जिम्मेदार जो है वो पॉलिसी मेकर्स या लॉ मेकर्स हैं।
एक तो ये बताइएगा कि हम इन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, इनको हम किस तरह इस चीज पे कायल कर सकते हैं कि इन जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, या न्यूट्रिशन बेस्ड या डाइट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ को इस तरह डैमेज कर रही हैं या नुकसान पहुंचा रही हैं, उसके बारे में उनको इनेबल कर सके और बता सके ये पॉलिसीज, ये इंटरवेंशन आपको अप्लाई करनी है, ये करवानी है। हम उनको किस तरह एजुकेट कर सकते हैं, व्हाट एरियाज। और सेकेंडली, हेल्थ केयर के अंदर भी तो बहुत सारे लोग हैं, देयर इज अ ह्यूज सिस्टम, मतलब फिजिशियंस हैं, इवन सर्जन्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको किस तरह हम लोग इस चीज के अंदर लेके आ सकते हैं ताकि वो इंटीग्रेटेड रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, पहला जो आपने पूछा पॉलिसी मेकर्स के हवाले से, तो सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकल विल हैज टू बी देयर, विजन होना चाहिए। और जब तक हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, हमने स्टार्ट किया था 40% पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर स्टंटेड, और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सो दैट मीन्स कि हमारा फ्यूचर तो बड़ा अनसेफ हाथों में जाने वाला है, बड़ा बड़ा रिस्की है हमारा फ्यूचर। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकर्स के पार्ट पे दे शुड बी मेड अवेयर, बिकॉज अगर शायद वो अवेयर होते तो सिचुएशन इतनी ख़राब ना होती। सो मे बी विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी डायलॉग्स, with the help of policy papers, we can make them aware. We can invite them to some conferences, some symposium, specifically focusing on how to tackle the triple burden of malnutrition in Pakistan. And there we can sit with them, we can have a dialogue with them, that these are the evidence-based interventions which the world has already adopted, and they have seen a significant change. So why can't we do that? सेकेंडली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। आई थिंक देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर हम मेडिसिन का अंडर ग्रेड का करिकुलम उठा के देखें, एमबीबीएस का, तो देर इज एब्सोल्युटली नो मॉड्यूल ऑन न्यूट्रिशन, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे 5 साल बच्चे पढ़ के फिजिशियंस बन जाते हैं, बट उन्होंने उसमें न्यूट्रिशन को एज अ सब्जेक्ट, एज अ मॉड्यूल 5 साल में टच ही नहीं किया। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कल को जब वो एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस करेंगे और एक ओबेसिटी के साथ एक बंदा जब प्रेजेंट करता है, हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि वो उसको कहेंगे कि आप रोजाना जाके 30-40 मिनट्स वॉक शुरू करें, आप हेल्दी ईटिंग करें, यू गो टू अ डाइटिशियन एंड टेक योर डाइट प्लान फ्रॉम द डाइटिशियन। क्योंकि उस बेचारे बच्चे की ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन का पार्ट, उसके करिकुलम का पार्ट ही नहीं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि न्यूट्रिशन को आप हर लेवल पे एजुकेशन का, करिकुलम का पार्ट बनाएं। फिर इसी तरह से जो कि ऑलरेडी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फील्ड में मौजूद हैं, वी कैन ट्रेन देम। ऑलरेडी भी इस तरह की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, बट जनरली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। उसको मैंडेटरी होना चाहिए रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, एक जमाने में सीएमईज जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है वो मैंडेटरी भी हुई थी, उस पर भी बड़ा शोर डल गया। तो इस तरह की चीजें हम करके रिफ्रेशर कोर्सेज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट कोर्सेज, मे बी अ वर्कशॉप, अ सिंपोजियम, सो दैट they know how to I mean, handle their patients in terms of their dietary management, या एक बेसिक्स एटलीस्ट न्यूट्रिशन की उसमें सिग्निफिकेंस भी हाईलाइट हो जाए अगर, तो एटलीस्ट वो भी एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट होगी।